हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप यदि इसमें से 10 क्वेश्चंस भी कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लेवल के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा टफ बनाया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भाई बहन परेशान हो रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं आ रही, कई दिन हो गए कोई भी क्लास नहीं आ रही, तो उनके लिए बताना चाहूँगा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण से आपके लिए क्लास नहीं आ पा रही थी। अब मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ और आपके लिए प्रॉपर तरीके से पर डे लाइव क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि निश्चित अर्थ, आपको बताना है निश्चित अर्थ। दोस्तों, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, ये आपको बताना है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं। क्या उसे वाक्य कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द स्वर कहते हैं, या फिर शब्द कहते हैं? तो बताइए गाइस, इसका उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की निश्चित अर्थ, आप लोग कहीं ना कहीं इसका आंसर वर्ण भी दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, वर्ण नहीं होगा। वर्ण में कोई अर्थ नहीं होता। मान लीजिए छोटा आ है, यानी कि आ ई या फिर का खा गा, इनका कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों। अर्थ किसका होता है? अर्थ शब्द का होता है हमेशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? दोस्तों, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। क्या वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है, क्या वह विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, तो बताना होगा आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करें गाइस, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह आपका कौन सा उपवाक्य कहलाता है? दोस्तों, कमेंट करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे प्रश्नों में कि सर किस प्रकार के प्रश्न हैं, बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, कैसे करें इनके लिए। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, कमेंट करना है गाइस, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो गाइस, आपको बताना है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? क्या बही, बहर, वहर, या फिर बहस? तो आपको बताना है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। थोड़ा कंफ्यूजन भरा प्रश्न हो सकता है, आप इसको भी गलत कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए। अगर हम बहिर्मुखी शब्द की बात करते हैं तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहर। क्योंकि दोस्तों बहर प्लस मुखी, हम जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के उपरांत में क्या होना चाहिए, यानी कि शब्दों को जब अलग करेंगे, उपसर्ग और शब्द को जब अलग करेंगे तो उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए उस शब्द का। अगर हम बही करते हैं तो आपका ये बचता है, ठीक है, रमुखी बचता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसीलिए आपका बही नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आपको बताना है अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लड़का छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? लड़का छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है गाइस? बताना है आपके लिए, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, या फिर करण कारक। तो दोस्तों आपको बताना है कि लड़का छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। जी हाँ गाइस, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। आप सभी लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोई भी चीज अपने आधार से अलग होती है, यानी कि कहने का मतलब है अलग होने के अर्थ में आपका हमेशा अपादान कारक आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है और आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है?
क्रिया विशेषण युक्त वाक्य आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण है दोस्तों, बताना है इस प्रश्न का उत्तर। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे चल रही है, या फिर आज हम स्कूल जाएंगे। तो गाइस बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जब यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात की जा रही है तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्रिया विशेषण होता है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपका क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि आप अब तो आप समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इसमें कौन सा कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इसमें कौन सा कारक है। कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, या फिर संप्रदान कारक। गाइस इस प्रश्न के लिए आप गलत करेंगे क्योंकि ये प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इसमें कौन सा कारक है। तो गाइस यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आपको यहां पर कोई भी जो आपका कारक है, कारक चिन्ह आपको में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे आप लगाएंगे, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, यानी कि आपको इसमें अगर आप देखेंगे तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना कि पावन, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देता है, एक पवन आता है, एक पावन आता है, दोनों एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं सही भी देंगे, लेकिन जिनका गलत होता है वो नेक्स्ट टाइम गलत ना हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लेकिन सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे पवन दिया होता तो आपका क्या होता, ध्यान रखेंगे, अगर पवन दिया होता तो आपका पो प्लस अन हो जाता, लेकिन पावन दिया है इसीलिए आपका पौ प्लस अन हो जाएगा। गाइस ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। पहला शब्द क्या हो दोस्तों, विशेषण हो, और दूसरा शब्द आपका विशेष से हो, तो आपको बताना है कि ये आपका कौन सा समास हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो आपका द्विगु समास, सबसे पहले अगर मैं आपको राइट आंसर बता दूं तो आपको राइट आंसर अभी मिल जाएगा सभी ऑप्शंस को देखने के बाद। अगर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है गाइज, आप सभी लोग जानते हैं तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कारक की बात नहीं की गई है, तो ये वाला नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, एकदम से आप सभी लोग जानते हैं। और द्विगु समास संख्यावाची होता है, यानी कि ये तीन आपको जब मिल गए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। यानी कि जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास में क्या होता है, तो कर्मधारय समास में गाइस पहला शब्द क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा विशेष्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। दैवत्य, दैवज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है गाइस। करेंगे आप इस प्रश्न को गलत, जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि दैवज्ञ का अर्थ क्या है दोस्तों। देवता है, ज्योतिषी, किन्नर, या फिर गंधर्व। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दैवज्ञ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो यहाँ पर दोस्तों देवता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ लोग लगा देंगे, लेकिन दैवज्ञ का अर्थ देवता नहीं होता है, होता है ज्योतिषी, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है गाइस, निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय शब्द का विलोम क्या है दोस्तों, सह, असह, सह, सह, साहृदय, सदय, या फिर सभय। तो दोस्तों गाइस आपको बताना है कि निर्दय, निर्दय शब्द का विलोम आपको बताना है गाइस क्या हो सकता है, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर हम बात करते हैं निर्दय, निर्दय का मतलब होता है जिसके अंदर दया नहीं होती, तो इसका विलोम जो होगा वो आपका सभय हो जाएगा, यानी कि जिसके अंदर दया होती है उसे क्या कहते हैं, जी हाँ, सभय।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आप लोग गलत कर चुके हैं, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस आप देख रहे होंगे कितने प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, तो आप अगर इसी कंडीशन में चलेंगे तो आप आगे भी क्वेश्चंस को गलत करेंगे, ठीक है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा के साथ, तो आपको प्रश्नों को गलत नहीं करना है, बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। क्रस का विलोम क्या है? क्रस का विलोम क्या है गाइस, बताना है इस प्रश्न का उत्तर आपको। जी हाँ, क्रस का विलोम क्या है? केस, भव, विटप या फिर हष्ट पुष्ट। तो आपको बताना है क्रस। क्रस क्रस क्रस, ये आपका वो वाला क्रस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। ना ही आपका ये क्रस मूवी वाला है, आपका ये क्रस कुछ और ही है। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि क्रस का विलोम क्या है। तो गाइस ध्यान रखें, क्रस का मतलब होता है कमजोर। तो अब तो आप समझ गए होंगे कमजोर का क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी हाँ, कंफ्यूजन भरा सवाल फिर से आया आपके सामने। षटपद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है गाइस, बताइए। तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा। गाइस बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि षटपद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पर्यायवाची की, तो भ्रमर, भ्रमर शब्द जो आपको जानते हैं जिसे भंवरा कहते हैं, तो भ्रमर का पर्यायवाची होता है षटपद। आप प्रश्न को कर चुके हैं गलत, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और बताना है गाइस अगला क्वेश्चन। उससे पहले आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है गाइस, बताना है। कोदंड, चाप, सरासन या फिर सर। जी हाँ गाइस, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हैं गलत, तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ गाइस, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर हम बात करते हैं धनुष का पर्यायवाची नहीं है, जहां पर नहीं आएगा आप उसे पहले ही मार्क कर लेंगे, हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो गाइस बताना है, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कोदंड मिस धनुष होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चाप मिस भी धनुष होता है और सरासन मिस भी धनुष होता है, लेकिन सरमिस धनुष नहीं होता। तो आप सरमिस क्या होता है? सरमिस तीर होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर और बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा गाइस। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपने सुना होगा कि अरे वो तो क्या करता है, चांद पर थूकता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बताना है आपको। असंभव कार्य करना, निरर्थक कार्य करना, सौंदर्य का अनादर करना या फिर सम्माननीय का अनादर करना। तो गाइस बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चांद पर थूकने का मुहावरे का अर्थ। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, कमेंट करेंगे दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो गाइस इस प्रश्न को अगर हम जानते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। असंभव कार्य करना यानी कि चांद पर थूकना मतलब असंभव कार्य करना। क्या आप चांद पर थूक सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये असंभव कार्य करना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बताएंगे अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आप प्रश्न को कितने प्रश्न आप यहाँ पे सही कर पाते हैं, ये चीज़ आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीकरा फूटना का अर्थ क्या होगा? ठीकरा फूटना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। ठीकरा फूटना का अर्थ क्या होगा? जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना या फिर बर्तन तोड़ना। तो बताइए ठीकरा फूटना, ये आप पढ़ भी चुके होंगे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कंफ्यूजन आपके माइंड में फिर भी होगा कि ठीकरा फूटना का अर्थ क्या होगा गाइस। जी हाँ, कमेंट करें। तो दोस्तों ध्यान रखें, किसी के सर सारा दोष लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। गाइस चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों बताना है इस प्रश्न का उत्तर है कि देवर शब्द का तत्सम क्या होगा। देववर, द्विवर, दुर्वर या फिर द्वितीय वर। तो आपको बता रहे हैं देवर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। बहुत
कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चंस को देखते हुए, आपको मेरी मेहनत को देखते हुए यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि देवर का तत्सम क्या होता है। तो देवर मिस क्या होता है, देवर मिस होता है दोस्तों द्विवर, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है प्रज्वलित, समुज्ज्वलित, उज्ज्वल या फिर समुज्ज्वल। इसमें आपको बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों। अशुद्ध का मतलब है गलत है, कौन सा गलत लिखा हुआ है गाइस। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, आपके माइंड में फिर से कंफ्यूजन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं प्रज्वलित, प्रज्वलित बिल्कुल एकदम से करेक्ट लिखा है दोस्तों, एकदम से सही लिखा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं समुज्ज्वल, समुज्ज्वल की अगर हम बात करते हैं, समुज्ज्वल क्या सही लिखा है, तो समुज्ज्वल, उज्ज्वल एकदम से सही है दोस्तों, ये दोनों एकदम से सही हैं, तीनों सही हैं। लेकिन आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये डी वाला जो लिखा है समुज्ज्वल, ये एकदम से गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये एकदम से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं गाइस आज के अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए शुद्ध शब्द आप क्या लिख सकते हैं। हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर आपका समिधा। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या कहते हैं। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर हम बात करते हैं हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखें, हवन सामग्री नहीं कहते हैं, वन काष्ठ नहीं कहते हैं, शुष्क काष्ठ नहीं कहते हैं, कहते हैं समिधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। तो बताना है गाइस आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि अमरस क्या है। अमरस क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। यह एक काव्य दोष है, यह एक संचारी भाव है, यह एक काव्य गुण है या फिर यह एक अलंकार है। तो आपको बताना है कि अमरस क्या है। जी हाँ, कमेंट करेंगे और फिर से एक बार आपके माइंड में पुनः 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 एक बार आपके माइंड में कंफ्यूजन। तो बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर हम अमरस की बात करते हैं तो अमरस क्या है, यह एक संचारी भाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न का उत्तर की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आपने कई बार सुना है इस पंक्ति के लिए, तो आप बता दीजिए कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। जी हाँ, आपने कई बार पढ़ा है लेकिन आपको छंद नहीं पता तो बहुत गलत बात होगी, और मेरे हिसाब से सभी ने इस पंक्ति के लिए सुना है। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका सोरठा होगा, सोरठा होगा दोस्तों। अब सोरठा कैसे हो गया तो उसकी बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। सोरठा एक ऐसा होता है, सोरठा एक ऐसा छंद होता है जिसमें पहले और तीसरा जो चरण होता है, ठीक है, पहला और तीसरा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 चरण तो है नहीं, 4 चरण यहाँ पर हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 चरण आपको नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही चरण दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि पहला चरण कितने होने चाहिए। तो पहले चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए दोस्तों। कितनी? 11। जी हाँ, पहले चरण देखिए, यहाँ पे अगर हम सोरठा की बात करते हैं तो सोरठा क्या होता है, पहले चरण में 11 मात्रा होती हैं और आपके तीसरे चरण में 11, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11 और आपके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। वो आपका क्या कहलाता है, सोरठा कहलाता है। तो आपको याद रखना है ये आपका सोरठा है। ठीक है, चौपाई की अगर हम बात करते हैं तो चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं और उसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों दोहा की, तो दोहा जो है वो आपका सोरठा का बिल्कुल उल्टा होता है। दोहा में आपका
13, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। और बरबय की अगर हम बात करते हैं तो बरबय आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 12 और दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए जो मैंने आपके लिए अभी बताया है, ठीक है। यहाँ पे मात्रण लगाने की बात है तो मात्रण लगा के मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं छंद के लिए एक स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे छंद को मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको घंटी वाले बटन को दबा देना है। इससे आपको क्या होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए गाइस, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।